आखिर ह्यूमंस मार्स पर कैसे रहेंगे? अगर मैं कहूँ कि साइंटिस्टों को इंसेक्ट लेग मिली है मार्स पर, अब ह्यूमन मार्स पर सांस भी ले सकेंगे और सब्जियां भी उगा पाएंगे। आज ह्यूमंस की पॉपुलेशन 8 अरब से भी ज्यादा होने वाली है। साइंस के इतने एडवांस होने की वजह से अर्थ में मौजूद पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा जो चल रहा है तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तब ह्यूमंस से अर्थ में जगह ही नहीं रहेगी रहने के लिए। इस आने वाले दिन के वक्त पर गौर करते हुए आज के तमाम साइंटिस्टों ने दूसरे प्लैनेट्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बसाने की कोशिश में लग चुके हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स में साइंटिस्टों ने सिर्फ मार्स को चुना है ह्यूमंस को बसाने के लिए, क्योंकि सोलर सिस्टम में बाकी सब प्लैनेट्स अर्थ और मार्स को छोड़ के हैबिटेबल जोन से बाहर हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर रहने के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी प्लैनेट्स मार्स के मुकाबले में जहर के बराबर हैं। फ्यूचर में जिंदगी गुजारने के लिए मार्स को चुना गया है। साइंटिस्टों के मुताबिक आने वाले 50 सालों के बाद हम मार्स पर आसानी से जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम अभी मार्स पे जाने के लिए अभी तक के सबसे तेज रफ्तार स्पेस रॉकेट में जाएं तो मार्स पर पहुंचने के लिए सबसे कम 40 दिन का और सबसे ज्यादा 9.5 मंथ्स का वक्त लगेगा, क्योंकि मार्स हमेशा अपनी पोजीशन बदलता रहता है। सोलर सिस्टम का सबसे दूसरा छोटा प्लैनेट यानी मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.13% ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब मार्स पे ऑक्सीजन ना होने के बराबर है। इसीलिए मार्स पे सांस लेने के लिए आपको अर्थ से बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना पड़ेंगे। मार्स में मौजूद 95% कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना भी एक चुनौती है और इसी प्रोसेस को कामयाब करने में काम आएगा नासा की बनाई हुई मैक्सी मशीन, मार्स ऑक्सीजन स्ट्रो एक्सपेरिमेंट। इसी मशीन से मार्स में मौजूद ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये ऑक्सीजन सिर्फ मार्स में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के काम नहीं आएगा, बल्कि मार्स से रॉकेट पार फेंकने के लिए भी इस ऑक्सीजन से फ्यूल का काम लिया जा सकता है। ऑक्सीजन के बाद अब बड़ी दूसरी प्रॉब्लम आती है। मार्स के एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से यहाँ पर यूवी रेस किसी भी स्पेस स्टेशन से 2.5 गुना ज्यादा है। इस प्लेनेट पर स्पेस से रेडियो एक्टिव किरणों की बारिश होती है जो कि 1 सेकंड में आपके जिस्म को जला के राख कर देंगी। इसीलिए मार्स पे ह्यूमंस को रहने के लिए इंसान जमीन के अंदर हाईटेक घर बनाने पड़ेंगे। सन से दूर होने की वजह से मार्स का एवरेज टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि ठंड के महीनों में -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जानलेवा ठंड और रेडिएशन से बचने के लिए मार्स पे हमेशा आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। मार्स की ग्रेविटेशन फोर्स और हमारी अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 38% है। यानी अगर अर्थ पे आपका वजन 100 किलोग्राम रहता है तो मार्स की कम ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आपका वजन सिर्फ मार्स पे 37 किलोग्राम हो जाएगा। तो अगर आप मार्स पे चलने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो आप सुपरमैन की तरह उड़ने लगेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, मार्स की मिट्टी। मार्स की सॉइल फर्टाइल ना होने की वजह से इस मिट्टी में फसल नहीं उगेगी। मार्स पर आप कहाँ पर भी हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, खाने की जरूरत तो पड़नी है। इसी हालात में आप हाइड्रोलिक यानी न्यूट्रिशन के लिए मार्स पे खाना बिना मिट्टी के भी उगा सकते हो, पर तब भी ये फसल आप खुले आसमान के नीचे नहीं उगा पाएंगे, बल्कि फसल मार्स में आपको स्पेसक्राफ्ट या बिल्डिंग के अंदर उगानी पड़ेगी। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप मार्स पे अपनी पसंदीदा और मनचाही फसल नहीं उगा पाएंगे। आपकी जरूरत का सिर्फ 20% खाना ही आपको मार्स प्लेनेट पर ही मिलेगा, बाकी का खाना आपको अर्थ से मंगवाना पड़ेगा। मार्स प्लेनेट पे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे खतरनाक दूर से बड़ा तूफान आता है जो महीनों तक चलता है। ये रेत का तूफान इतना भयानक है कि पूरे का पूरा मार्स प्लेनेट तेज में सो जाता है। इस प्लेनेट में मौजूद ओलंपियस मून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है, जिसकी हाइट 25 किलोमीटर है और ये माउंटेन 600 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। साइंटिस्टों के मुताबिक ये शील वोल्केनो जो कभी भी एक्टिव हो सकता है, और अगर इस वोल्केनो में विस्फोट होता है तो मार्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप मार्स पे रहेंगे तो वहाँ का एक दिन अर्थ के एक दिन से 40 मिनट ज्यादा बड़ा होगा। बहुत से साइंटिस्ट मार्स प्लेनेट को टेराफॉर्म यानी इंसानों के रहने के लायक बना रहे हैं, तो इसलिए मार्स पर दूसरे प्लेनेट से अमोनिया आइस लानी पड़ेगी। इससे मार्स का टेम्परेचर ज्यादा गर्म होने लगेगा और इसकी वजह से मार्स में मौजूद बर्फ पिघल कर भाप बनने लगेगी। अब जब मार्स पे बर्फ भाप बनेगी तो इसकी वजह से मार्स पे एटमॉस्फेयर प्रेशर बनेगा और एटमॉस्फेयर प्रेशर बनने के बाद अब ह्यूमंस को मार्स पे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार इस प्रोसेस के बाद मार्स में मौजूद बची कुची बर्फ भाप के साथ साथ पानी बन जाएगी और वाटर वेपर्स को डेंस यानी घना कर देगा। फिर धीरे धीरे मार्स में बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। अगले 1000 सालों में मार्स पे ह्यूमंस के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा। भले आज मार्स ड्राई और वीरान हो, पर साइंटिस्टों का कहना है कि मार्स प्लेनेट भी आज जैसा था। एक रिसर्च के दौरान मार्स में साइंटिस्टों को इंसेक्ट रिवर्ट लेक के प्रूफ भी मिले हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि हम ह्यूमंस कभी मार्स पर आबाद हो पाएंगे? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अभी कमेंट करके जरूर बताइए। अभी वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं और हम ये
जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। What would happen if Venus and Mars swapped orbits? यहाँ एकमात्र समस्या यह है कि लाल ग्रह को 300 डिग्री सेल्सियस 572 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के तापमान तक पहुँचने की आवश्यकता होगी। सूर्य के इतने करीब इस नए स्थान के बावजूद मंगल कभी भी इतना गर्म नहीं होगा। इसके अलावा भले ही आप उस सभी कीमती ग्रीनहाउस गैस को छोड़ दें, यह केवल पृथ्वी के लगभग 10 से 14% के वायुमंडलीय दबाव के बराबर होगा। लाल ग्रह पर बस पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। भले ही आप उस प्रयास में सफल रहे हों, फिर भी आप मंगल ग्रह पर सांस लेने में असमर्थ होंगे। इससे निपटने के लिए एक विकल्प में ग्रह पर विशेष सूक्ष्मजीव लाना शामिल होगा, जो शत्रुतापूर्ण मंगल ग्रह के वातावरण को सांस लेने वाली हवा में बदल सकता है। यह वैसा ही होगा जैसा 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी जैसा था। उस समय साइनोबैक्टीरिया ने हमारे मीथेन और अमोनिया युक्त वातावरण को ऑक्सीजन युक्त वातावरण में परिवर्तित कर दिया, जिसका आप आज आनंद लेते हैं। अंततः यह समय और संसाधनों की एक बड़ी बर्बादी होगी। आप पाएंगे कि मंगल के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के साथ यह आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी वातावरण को धारण करने में सक्षम नहीं होगा। यह सौर हवाओं की शक्ति के लिए धन्यवाद होगा, जो आप जो भी वातावरण उत्पन्न करने का प्रबंधन करेंगे उसे लगातार छीन लेंगे। और शुक्र की पुरानी कक्षा में सौर हवाएं मंगल की तुलना में लगभग 5 गुना घनी होंगी। शुक्र से बाहर निकलने पर जीवन के लिए परिस्थितियां बनाने का सवाल नीचे आ सकता है कि क्या आप ग्रह पर एक महासागर बनाने का प्रबंधन कर सकते हैं, और वो हाइड्रोजन के साथ वातावरण पर बमबारी करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को वायुमंडल में पेश किया जाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा, जिससे पानी का निर्माण होगा। पर्याप्त हाइड्रोजन का परिचय दें और आप अंततः शुक्र को इसकी सतह के 80% पानी से ढके हुए देख सकते हैं। इसके लिए काम करने के लिए आपको बहुत अधिक हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, इतना अधिक कि आपको शायद बृहस्पति या शनि जैसे गैस के विशालकाय से इसे काटने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता होगी, या शायद उनके चंद्रमाओं में से एक। मुझे यकीन नहीं है कि यह सब ग्रह घूम रहा है और हाइड्रोजन बमबारी वास्तव में इसके लायक थी। आपके पास अभी भी केवल एक गोल्डीलॉक्स ग्रह रह जाएगा जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम है। क्या होगा अगर शुक्र और मंगल ने कक्षाओं की अदला बदली की? जब हमारे सौर मंडल के रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों की बात आती है, तो एक दुनिया सूर्य के बहुत करीब है, दूसरी बहुत दूर है और पृथ्वी बिल्कुल सही है। लेकिन शायद चीजें अलग होंगी अगर शुक्र और मंगल ने केवल कक्षाओं की अदला बदली की। क्या इन ग्रहों पर अभी रहना असंभव है? जब वे व्यापार स्थल करते हैं तो वे किस परिवर्तन से गुजरते हैं? और इन ग्रहों को जीवन का समर्थन करने का मौका देने के लिए आपको बृहस्पति की आवश्यकता क्यों होगी? हमारे सौर मंडल का रहने योग्य क्षेत्र, जिसे अन्यथा गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, एक तारे से दूरी है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। जब तक परिस्थितियां बहुत गर्म या बहुत ठंडी न हो, जीवन संभव हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर। लेकिन बस रहने योग्य क्षेत्र में प्रमुख अचल संपत्ति पर कब्जा करना इस बात की गारंटी नहीं है कि एक चट्टानी ग्रह वास्तव में रहने योग्य है। शुक्र और मंगल दोनों इस क्षेत्र में भी परिक्रमा करते हैं, और फिर भी कोई जीवन नहीं। एक समान आकार का होने के बावजूद और पृथ्वी के समान सतह के गुरुत्वाकर्षण के साथ शुक्र तरल पानी को धारण करने के लिए बहुत गर्म है और घना। इसका वातावरण हमसे 90 गुना अधिक सघन है और सतह का तापमान 462 डिग्री सी 863.6 डिग्री F झुलसा देने वाला है। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के दूसरे छोर पर मंगल भी काफी हद तक पृथ्वी जैसा है, ठंडा, सुखाने वाला और धूलदार रास्ता छोड़कर।